क्या आपके पास बेसिस सर्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आप एक फ्रेशर हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो? स्पेशली 2025 के बारे में बात करेंगे क्योंकि 2024 का दिसंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट ओवर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस रोल पे काम करने के लिए आपको क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉलेज के लिए ही आप बेसिस सर्टिफिकेशन लेते हो, राइट? बिकॉज ये जस्टिफाई करता है, ये एक तरह का टेस्टिमोनियल होता है आपको इंटरव्यू में या कंपनीज में बताने के लिए कि आप ये सर्टिफाइड हो, आपके पास नॉलेज है। पहले डिटेल में जान लेते हैं। तो नॉलेज इसमें दो कैटेगरी आप बांट सकते हो, एक होता है डोमेन नॉलेज, एक होता है टूल नॉलेज। जितना भी सब चेंज चल रहा है ना, ये अपडेट चल रहा है, वो टूल नॉलेज में। डोमेन नॉलेज एज इट इज़ है इतने सालों से। डोमेन नॉलेज में आपको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए पहले मैं बता देता हूँ। वो है प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, स्पेक्स, ICF, CRF, SAP, CDISC, SCDM IG, ADAM IG, और हाउ टू क्रिएट SCDM डेटा सेट, ADAM डेटा सेट, देन टेबल लिस्टिंग। ये सारी चीज़ें आपको डोमेन नॉलेज में पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं टूल नॉलेज में। टूल नॉलेज में ही सारा का सारा अपडेट हो रहा है। तो अपडेट यानी ऐसा नहीं कि वो एक सॉफ्टवेयर को निकाल के दूसरा सॉफ्टवेयर डाल रहा है। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, इस रोल पे सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता था और आज भी यूज़ होता है वो है SAS। यानी इस रोल पे अगर जॉब करनी है तो आपको SAS टूल तो मस्ट आना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर आपको सीख के ही रखना चाहिए। कंपनीज में धीरे धीरे मैक्रोस का यूज़ हुआ और SAS में जो कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने थे इस रोल पे बीइंग अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, उसको ऑटोमेट किया गया मैक्रोस का यूज़ करके। फिर धीरे धीरे पास्ट 10 ईयर्स से आप देखोगे तो धीरे धीरे R भी काफ़ी रेज हुआ, में काम होने लगा धीरे धीरे, और R में भी ऑटोमेशन लाइब्रेरीज का यूज़ करके ऑटोमेशन हो रहा है। पहले क्या हुआ, किसी भी लैंग्वेज पे पहले बेसिक कोड से क्रिएट किया गया जो भी क्रिएट करना था, SCDM, ADAM, टेबल लिस्टिंग। उसके बाद ऑटोमेशन से उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई किया गया कि कैसे इस चीज़ को ईजी कर सके जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, चाहे वो SAS पे हो, R पे हो, पाइथन पे हो। R एंड पाइथन पे ये फ्लेक्सिबिलिटी थी क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा अवेलेबल था। रिसेंटली देखोगे तो इस इंडस्ट्री में R ज़्यादा बूम कर रहा है SAS के बाद, ठीक है? यानी SAS तो आना ही चाहिए, साथ में आपको R भी आना चाहिए और पाइथन भी। तीनों ही टूल का नॉलेज होना चाहिए और तीनों ही टूल में धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन होने लगा इंडस्ट्री में, जो कि ऑटोमेशन बोलते हैं जिसे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे AI का बूम आने लगा, डेटा को यूज़ करके ऑटोमेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो जो ऑटोमेशन का जैसे पहले SAS में आपने देखा होगा यूज़ किया तो मैक्रो, अब मैक्रो से एक सर्टन लेवल तक एक्सटेंड तक ऑटोमेशन करते हैं, बट AI का यूज़ करके आप नेक्स्ट लेवल तक का ऑटोमेशन कर सकते हो। AI ही एक बड़ी पिक्चर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे, जैसे कि LLM। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट डेटा का यूज़ करके ऑटोमेशन किया जाता है, बिकॉज बहुत सारा डेटा हमारे पास पहले का पड़ा होता है, का यूज़ करके हम आगे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि गूगल पे सर्च कर रहे होते हो, कुछ चीज़ें लिखते हो, उसके बाद कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, करेक्ट होके आ जाती हैं। जीमेल पे भी आप जब मेल लिखते हो तो कुछ चीज़ें आप लिखते हो और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, आगे के कुछ 3-4 वर्ड्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से होता है क्योंकि काफ़ी सारा लैंग्वेज का जो डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, वो फीड होता है, उसी से वो आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेता है। LLM के बाद अभी धीरे धीरे आ रहा है जनरेटिव AI। तो जनरेटिव AI में क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे कि अलग अलग जो डेटा सोर्सेस है वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करके एक तरह का ML बिल्ड करता है, मशीन लर्निंग। फिर जो आपका आउटपुट होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में या डिफरेंट फॉर्मेट में आउटपुट देता है, वो है जनरेटिव AI। तो धीरे धीरे जो इस रोल है ना, इस रोल को पहले SAS प्रोग्रामर बोला गया, उसके बाद अभी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोला जा रहा है, एंड अलॉन्ग विद द स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर अब एक नया नेम इवॉल्व हो रहा है इसी रोल के लिए, वो है स्टैटिस्टिकल डेटा साइंटिस्ट। तो स्टैटिस्टिकल डेटा साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि ये रोल ही देखोगे डेटा एनालिसिस का रोल है। जो क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर जिसे पहले बोलते थे, अब स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोलते हैं, तो आप डेटा का एनालिसिस करते हो। अब डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और स्पेशली हम जो रोल पे करते हैं उस रोल पे जैसे जैसे देखोगे तो टूल्स काफ़ी इवॉल्व हुए। SAS के बाद R के बाद पाइथन, अभी धीरे धीरे LLM, उसके बाद जनरेटिव AI। अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो अभी इंडस्ट्री में मेजरली SAS और R चल रहा है। सबसे ज़्यादा मतलब जो चेंज आने वाला है या कमिंग फ्यूचर में क्या चीज़ें अडेप्ट होने वाली है इस रोल पे, वो है पाइथन और उसके बाद LLM, उसके बाद जनरेटिव AI। ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप एज अ फ्रेशर सोचते हो कि मैं ये टूल्स सारी चीज़ें सीख लूँ, तो देखो आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको SAS और R मस्ट आना चाहिए। पाइथन अगर आपने सीख लिया तो वेल एंड गुड है। वो LLM और जनरेटिव AI पे उतना फोकस करने की अभी के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन की, क्या आपके पास बेसिस सर्टिफिकेशन होना चाहिए? बिकॉज काफ़ी सारे फ्रेशर्स को क्वेश्चन रहता है कि हमने SAS सॉफ्टवेयर देख लिया, बट कुछ वैकेंसीज में हमसे ये बोला गया है कि उसमें लिखा हुआ है बेसिस सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड। आज के टाइम पे बताऊं, मैंने आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन क्यों की, पता है आपको कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है डोमेन में और टेक्नोलॉजी में? मैंने आपको 3 टूल्स बता दिए, SAS, R एंड पाइथन।
उसके बाद मैंने और भी चीज़ें बताई कि उसमें ऑटोमेशन चल रहा है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और स्टैटिस्टिकल डेटा साइंटिस्ट इस रोल को अभी जो बोलते हैं, एक चीज़ का सर्टिफिकेशन कैसे जस्टिफाई करेगा इस रोल को कि आपको सफिशिएंट नॉलेज है। एक टूल पे जो सर्टिफिकेशन होता है, तो सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, बट जैसे जैसे ये रोल इवॉल्व हुआ है ना, उसमें मुझे आज के टाइम पे लगता है कि सर्टिफिकेशन की उतनी वैल्यू फ्यूचर में जाके नहीं रहेगी। बट हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जो 18 या 20,000 फीस है, तो वेल एंड गुड, गो एंड गेट इट। वो सर्टिफिकेशन का कहीं ना कहीं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बट मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि सर्टिफिकेशन उतना वैलिड नहीं रह जाएगा लॉन्ग टाइम पे। अभी के लिए वो काफ़ी हद तक वैलिड है। कुछ वैकेंसीज में आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे वैकेंसीज से आपको बेसिस सर्टिफिकेशन होने से बेनिफिट मिलेगा, हाँ, बट आपको अप टू 10, 20, 30% तक बेनिफिट मिल सकता है, जिस वैकेंसीज में लिखा गया कि बेसिस सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड। तो अब यही बात आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ें इवॉल्व हो रही है, राइट। आरबी है, पाइथन भी है। अब हर चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेशन हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है। सैस टूल का नॉलेज है, आर टूल का नॉलेज है, पाइथन टूल का नॉलेज है। जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू चेक करने ही वाला है कि आपके पास कैसा नॉलेज है, क्या आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। बेसिस सर्टिफिकेशन से ये हो सकता है कि कहीं अगर मेंशन किया गया ओपनिंग में वो प्रिफर्ड है, तो शायद आपको इंटरव्यू मिल सकता है, लेकिन इंटरव्यू मिलने के बाद फिर आपका नॉलेज ही बताएगा। उसमें कैसा है कि आज के टाइम पे अगर आर टूल का भी नॉलेज और पाइथन टूल का नॉलेज है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इंटरव्यू क्रैक करोगे और सेलेक्ट होगे। बट अगेन ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के टाइम पे अगर पूछा जाए बेसिस सर्टिफिकेशन करना चाहिए, तो हाँ, अगर आपको लगता है कि वो 15-20,000 से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली गो फॉर इट। बट अगर अल्टरनेट में कुछ करना है, अगर आपने सिर्फ सैस सीखा है, तो सैस के साथ आप आर सीख लो, मस्ट है। और टाइम है और थोड़ा आप एफर्ट लगा सकते हो तो पाइथन भी सीख लो। और डोमेन नॉलेज मस्ट होना चाहिए, जैसे हाउ टू क्रिएट एसडीएम डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल एंड लिस्टिंग। यानी अगर मैं मस्ट बोलूँ कि क्या रिक्वायर्ड है, तो वो है सैस टूल नॉलेज, आर टूल नॉलेज, उसके बाद हाउ टू क्रिएट एसडीएम, एडम, टेबल, लिस्टिंग। ये कुछ चीज़ें अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है। फिर एडिशनली आप बेसिस सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो गो फॉर इट। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।